दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपने जीवन में कुछ नया और बेहतर करने का प्रयास भी ज़रूर कर रहे होंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना हिस्ट्री एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 2, जो कि हम 7th क्लास के एनसीईआरटी कवर कर रहे हैं। तो चैप्टर नंबर जो 2 है हमारा, इसमें हम पढ़ेंगे नए राजा और उनके राज्यों के बारे में। तो यहाँ पर ये चैप्टर स्टार्ट होता है। तो यहाँ पर दिया गया है कि जो 7वीं सदी थी, तो 7वीं सदी के बाद कई राजवंशों का उदय हुआ और मानचित्र जो एक दिखाया गया है उसमें उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों में 7वीं से 12वीं शताब्दी के बीच शासन करने वाले प्रमुख राजवंशों को दिखाया गया है। तो यहाँ पर हमें जो दिखाया गया है वो 7वीं से 12वीं शताब्दी के बीच जो शासन करने वाले राजवंश हैं उनके बारे में दिखाया गया है। अगर यहाँ पर हम बात करें, देखिए ये आपको इंडिया का मैप दिखाया गया है। तो यहाँ पर कौन कौन से यहाँ पर दिखाए गए हैं स्टेट और कौन कौन से राजवंश यहाँ पर उस टाइम पे शासन करते थे, तो उन्हें देखते हैं। देखिए यहाँ पर बात करेंगे तो यहाँ पर ये इंद्रप्रस्थ है, ये चाहमान यहाँ पर आपको दिखेंगे, ये कन्नौज, ये गुर्जर प्रतिहार। यहाँ देखेंगे तो परमार वंश, चंदेल वंश, प्रयाग, यहाँ बनारस, ये नेपाल हो गया, यहाँ तिब्बत हुआ आपका। और यहाँ पर देखेंगे तो राष्ट्रकूट, ये चोल शासक यहाँ मिलेंगे, नीचे चोल, चेर, पांड्य सब यहीं मिलेंगे। यहाँ देखेंगे तो कलिंग दिखाई देगा, ये गंगा, यहाँ पर पाल वंश। तो इस तरह से आपको ये अलग अलग वंश दिखाई देते हैं। देखिए गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट, पाल, चोल और चौहान जो वंश हैं, इनका निर्धारण अगर किया जाए तो ये यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं। जहाँ पर आज आप उत्तर प्रदेश देखेंगे, वहाँ पर कन्नौज भी दिखाई देगा। जहाँ पर आज आप प्रयागराज देख रहे हैं, ये उत्तर प्रदेश के अंदर आज भी प्रयागराज पड़ता है। और यहीं अगर बात करें गुर्जर प्रतिहार की, तो ये आपको दिखाई देगा जो आज का मध्य प्रदेश वाला रीजन है। तो यहाँ पर ये आपको चंदेल, परमार वगैरह यहाँ पर दिखाई देते हैं जो आज के मध्य प्रदेश में। देखिए चोल ये रहे, यहाँ पर ये चेर हो गए, और ये पांडे, ये दक्षिण भारत में पड़ते थे। आगे बात करते हैं अब हम नए राजवंशों का उदय। नए राजवंशों का उदय किस प्रकार हुआ। तो 7वीं सदी आते आते उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में बड़े भूस्वामी और योद्धा जो सरदार थे वो अस्तित्व में आ चुके थे। तो जिस तरह से इस महाद्वीप के अंदर 7वीं सदी आते आते क्या हो रहा था, विभिन्न भागों में जो बड़े भूस्वामी और योद्धा सरदार हुआ करते थे वो अस्तित्व में आ चुके थे। तो राजा लोग जो थे प्राय उन्हें अपने मातहत या फिर सामंत के रूप में मान्यता देते थे। इन लोगों को, जो राजा लोग हुआ करते थे, वो इन्हें क्या करते थे, वो इन लोगों को अपना मातहत या फिर सामंत के रूप में मान्यता देते थे। और उनसे ये उम्मीद भी लगाई जाती थी कि वे राजा या स्वामी के लिए उपहार लाएं, यानी उनके लिए वो गिफ्ट्स लेके आए राजा के लिए, और साथ ही साथ उनके दरबार में हाजिरी लगाएं, उन्हें सैन्य सहायता प्रदान करें। अधिक सत्ता और संपदा हासिल करने पर सामंत अपने आप को महासामंत, जब उनके पास ज़्यादा शक्तियाँ हो जाती थी, ज़्यादा पावरफुल वो हो जाते थे, तो वो अपने आप को सामंत से महासामंत या महामंडलेश्वर, यानी कि पूरे मंडल का महान स्वामी इत्यादि को अपने आप को घोषित कर दिया करते थे। कभी कभी वे अपने स्वामी के आधिपत्य से स्वतंत्र होने का भी दावा किया करते थे, यानी कि जो जिस राजा के अंडर वो आते थे, कभी कभी वो उससे खुद को स्वतंत्र होने का भी दावा किया करते थे। इसी तरह का उदाहरण अगर हम देखें तो दक्कन में राष्ट्रकूटों का था। शुरुआत में जो कर्नाटक के चालुक्य राजाओं के अधीनस्थ हुआ करते थे, तो ये दक्कन के जो राष्ट्रकूट शासक थे ये चालुक्यों के अधीनस्थ हुआ करते थे पहले। और 8वीं सदी के मध्य में एक राष्ट्रकूट प्रधान हुआ जिसका नाम था दंती दुर्ग। इस दंती दुर्ग ने अपने को चालुक्य स्वामी की अधीनता से इनकार कर दिया, यानी कि इसने कहा कि अब हम इनकी अधीनता स्वीकार नहीं करेंगे। तो चालुक्य स्वामी की अधीनता से इनने क्या कर दिया, इसने इनकार कर दिया और उसे हराया। हिरण्यगर्भ, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है हिरण्यगर्भ का सोने का गर्भ, नामक एक अनुष्ठान किया। और जब यह अनुष्ठान ब्राह्मणों की सहायता से संपन्न किया जाता था तो ये माना जाता था कि इससे याजक जन्मना क्षत्रिय न होते हुए भी क्षत्रिय के रूप में दोबारा क्षत्रियत्व को प्राप्त कर सकता है। तो ये कब किया जाता था, हिरण्यगर्भ अनुष्ठान। तो हिरण्यगर्भ अनुष्ठान जब किया जाता था, जब कोई पैदा जन्म से क्षत्रिय न होता था, तो उसको अगर क्षत्रिय बनना होता था तो वो इस यज्ञ को कराता था। और जब ये यज्ञ होता था इसके बाद वो राजा क्या बन जाता था, क्षत्रिय बन जाता था, क्षत्रियत्व को प्राप्त कर लेगा। तो यहाँ पर कुछ अन्य उदाहरणों में उद्यमी परिवारों के पुरुषों ने अपनी राजशाही कायम करने के लिए सैन्य कौशल का इस्तेमाल किया। मिसाल के तौर पर कदम्ब, मयूर शर्मण
और गुर्जर प्रतिहार हरिचंद्र जो ब्राह्मण थे, जिन्होंने अपने परंपरागत पेशे को छोड़कर शस्त्र को अपना लिया और क्रमशः कर्नाटक और राजस्थान में इन्होंने सफलतापूर्वक स्थापित अपना राज्य जो है इन्होंने वहाँ पर सफलतापूर्वक स्थापित किया। अगर आप देखेंगे जो चित्र दिखाया गया है यहाँ पर आपको, ये चित्र एलोरा की गुफा है। तो एलोरा की गुफा का एक चित्र है जिसमें विष्णु को नरसिंह अर्थात नर पुरुष नर के रूप में दिखाया गया है। तो इसमें यहाँ पर ये नरसिंह है जिनको यहाँ पर पुरुष रूप में दिखाया गया है। ठीक है, ये राष्ट्रकूट काल की एक कृति है जो यहाँ पर दिखाई गई है। इन सभी राज्यों में उत्पादकों अर्थात किसानों, पशुपालकों, कारीगरों से संसाधन इकट्ठे किए जाते थे। तो संसाधन इकट्ठे किससे किए जाएंगे? यहाँ पर कृषक होंगे और यहाँ पर पशुपालक होंगे और कारीगर, इनसे किए जाते थे। इनको अक्सर अपने उत्पादों का एक हिस्सा त्यागने के लिए बाध्य किया जाता था, यानी कि इनको एक हिस्सा अपना त्यागना पड़ता था अपने प्रोडक्ट का, और कभी कभी इस हिस्से को लगान मानकर वसूल किया जाता था, और कभी कभी इसको क्या कहते थे कि ये लगान है, ये आपको देना होगा, क्योंकि प्राप्त करने वाला जो भूस्वामी होने का दावा करता था, क्योंकि जो जिसको ये सब दिया जाता था वो कहता था कि इनकी जो भूमि है उसका स्वामी मैं हूँ, तो इसलिए मुझे आप ये दो कर के रूप में या लगान के रूप में। राजस्व व्यापारी से भी ये लिया जाता था, जो राजस्व व्यापारी हुआ करते थे उनसे भी ये लिया जाता था। अब देखेंगे अगर आप यहाँ पर, तो यहाँ पर कम से कम ये 400 कर हैं जो यहाँ पर लगाए जाते थे। 400 कर देख रहे हैं आप कितने सारे, 400 नहीं 400 कर जो यहाँ पर लगाए जाते थे। अब देखते हैं तो तमिलनाडु में शासन करने वाले चोल वंश के अभिलेखों में विभिन्न किस्म के करों के लिए 400 से भी ज़्यादा सूचक शब्द मिलते हैं। इसमें सबसे उल्लेखित कर है वेट्टी। कौन सा कर है सबसे ज़्यादा उल्लेखित? वेट्टी नाम का एक कर है। वेट्टी जो है ये नगद की बजाय जबरन यानी कि ज़बरदस्ती श्रम के रूप में लिया जाता था, यानी कि जबरन श्रम और कदमाई यानी कि भू राजस्व थे। मकान पर छाजन डालने पर लगने वाला कर, खजूर या फिर ताड़ के पेड़ पर चढ़ने के लिए सीढ़ी के इस्तेमाल के लिए लगने वाला कर, संपत्ति जो पारिवारिक संपत्ति होती थी उसका उत्तराधिकार हासिल करने के लिए लगने वाला कर इत्यादि का उल्लेख मिलता है। यानी कि हर एक काम के लिए आपको, छोटे से छोटे काम के लिए आपको यहाँ पर कर देना पड़ता था। तो इसी तरह मिलाकर यहाँ पर टोटल 400 से भी ज़्यादा कर यहाँ पर लगाए जाते थे। और सबसे महत्वपूर्ण है इनमें वेट्टी, और ये वेट्टी एक ज़बरदस्ती लिया जाता था कर, जो कि बिना इच्छा के लिया जाता था, उसे तो ज़बरदस्ती कहेंगे। अब देखिए यहाँ पर ये संसाधन राजा की व्यवस्था का वित्तीय आधार बनते थे। अभी जो हमने पढ़े थे, जो भी प्रोडक्ट जो उत्पाद जो भी बनते थे उनसे वो लेते थे कर के रूप में, लगान के रूप में। तो ये क्या बनते थे? राजा की व्यवस्था का वित्तीय आधार बनते थे, और साथ ही मंदिरों और दुर्गों के निर्माण में भी ये इस्तेमाल होते थे। संसाधन उन युद्धों को लड़ने में भी इस्तेमाल होते थे जिनसे लूट की शक्ल में धन मिलने की तथा जमीन और व्यापारिक मार्गों के प्रयोग की संभावनाएं बनती थी। राजस्व वसूली के लिए पदाधिकारियों की नियुक्ति सामान्यतः प्रभावशाली परिवारों से ही की जाती थी। तो राजस्व वसूली के लिए जो पदाधिकारियों की नियुक्ति है वो प्रभावशाली परिवारों से की जाती थी, ताकि प्रभावशाली जो अगर कोई किसी प्रभावशाली घर का या वंश का जो व्यक्ति होगा, अगर उसको अधिकारी बनाया जाएगा तो वो अच्छे से कर वसूल पाएगा, ज़बरदस्ती भी और वैसे भी। तो इसलिए इनको पदाधिकारियों की नियुक्ति जो की जाती थी वो प्रभावशाली परिवारों के बीच से ही की जाती थी, और ये प्राय वंशानुगत होती थी, यानी कि जो पहले बाप है फिर उसी का बेटा, फिर उसका बेटा, उसका बेटा, यानी कि वंशानुगत चलती थी ये भी जो पद हुआ करता था। और सेना में भी ऐसा ही होता था। कई बार राजा के निकट संबंधी ही इन ओहदों पर होते थे, यानी कि जो बड़े बड़े ओहदे होते थे, कई बार ऐसा होता था कि राजा के जो सगे संबंधी हैं वही उन ओहदों पर होते थे, बड़े बड़े पर। अब है प्रशस्तियाँ और भूमि अनुदान। प्रशस्तियाँ वो लेख होते हैं, वो अभिलेख होते हैं जो राजा की प्रशंसा में लिखे जाते हैं। तो प्रशस्तियों में ऐसे ब्यौरे होते हैं जो शब्द से सत्य नहीं भी हो सकते हैं, यानी कि ज़रूरी नहीं है जो भी यहाँ पर प्रशस्ति लिखी गई है वो सच है। हो सकता है राजा के ही किसी एक आदमी ने उनके लिए उनकी प्रशंसा में प्रशस्ति लिखी हो, तो वो राजा की बुराइयाँ तो लिखेगा, जिसमें राजा की अच्छाइयाँ लिखेगा। तो इसलिए ये सत्य हो भी सकते हैं और नहीं भी। लेकिन ये प्रशस्तियाँ हमें बताती हैं कि शासक खुद को कैसा दिखाना चाहते थे। मिसाल के लिए जो शूरवीर विजयी योद्धा के रूप में किस तरह से दिखाना चाहते थे, वो शूरवीर दिखाना चाहते थे अपने आप को, योद्धा, विजयी, ये सब इसके रूप में दिखाना चाहते थे। ये विद्वान ब्राह्मणों द्वारा रची गई थी जो अक्सर प्रशासन में मदद किया करते थे। अब देखते हैं नागभट्ट की उपलब्धियाँ।
कई शासकों ने प्रशस्तियों में अपनी उपलब्धियों का बखान किया है। आपने पिछले साल हमने गुप्त शासक समुद्रगुप्त की प्रशस्ति भी पढ़ी थी पिछले साल। तो संस्कृत में लिखी गई ग्वालियर मध्य प्रदेश में पाई गई एक प्रशस्ति में प्रतिहार नरेश नागभट्ट के कामों का वर्णन इस प्रकार किया गया है। तो देखते हैं किस प्रकार किया गया है। आंध्र सैंधव यानी कि सिंध, विदर्भ जो कि महाराष्ट्र का एक हिस्सा था, और कलिंग जो कि उड़ीसा का एक हिस्सा है, उसके राजा उनके आगे तभी धराशायी हो गए जब वे राजकुमार थे। उन्होंने कन्नौज के शासक चक्रयुध को विजित किया। उन्होंने वंग यानी कि बंगाल का हिस्सा, अनर्त यानी कि गुजरात का हिस्सा, मालवा यानी कि मध्य प्रदेश का हिस्सा, किरात वनवासी, तुरुष्क यानी कि तुर्क, वत्स मत्स्य मतलब दोनों भारत के राज्य और राजाओं को पराजित किया, ऐसा कहा जाता है इनके बारे में। तो ये नागभट्ट की हमें इससे जो हम नागभट्ट की ये देखते हैं उपलब्धियां, उसमें हमें इसकी प्रशस्तियों से ये वर्णन मिलता है। तो जो राजा लोग थे वो प्राय ब्राह्मणों को भूमि अनुदान से पुरस्कृत करते थे, यानी कि ब्राह्मणों को भूमि दान में दी जाती थी राजा के द्वारा, और ये ताम्र पत्रों पर अभिलिखित होते थे, यानी कि ताम्र के पत्तों पर ये लिखे जाते थे जो भूमि पाने वाले को दिए जाते थे। तो इस तरह से यहाँ पर ये लिखा जाता था और ये फिर इनको दिया जाता था, जो कि ताम्रपत्रों पर लिखा जाता था। चित्र नंबर 2 जो देखेंगे आप, तो ये थोड़ा संस्कृत और थोड़ा तमिल में लिखा हुआ है। ताम्रपत्रों का एक संग्रह जिसमें 9वीं सदी में एक शासक के द्वारा दिए गए भूमि अनुदान का उल्लेख किया गया है। जिन कड़ियों से ये पत्र जुड़े हैं उन पर राजसी मोहर लगी है, जो यह बतलाने के लिए काफ़ी है कि यह एक प्रमाणिक दस्तावेज है। ये देखिए यहाँ पर, ये ताम्रपत्रों से यहाँ पर इस तरह से यहाँ पर दिया जाता था भूमि अनुदान के लिए ब्राह्मण्स को। अब देखेंगे भूमि के साथ साथ और क्या क्या दिया जाता था। तो भूमि के साथ क्या क्या दिया जाता था देखते हैं। यह चोलों के द्वारा दिए जाने वाला भूमि अनुदान का एक तमिल भाग का एक अंश है। तो देखते हैं, हमने मिट्टी की मेड़े बनाकर, यानी कि मिट्टी की मेड़े बनाकर, साथ ही कांटेदार झाड़ियाँ लगाकर भूमि की सीमाओं को चिन्हित कर दिया। इस भूमि पर ये चीज़ें फलदार वृक्ष, पानी, भूमि, बगीचे और फलोद्यान, पेड़, कुएँ, खुली जगह, चारागाह, एक गांव, बॉम्बी, चबूतरे, नहरें, खाइयाँ, नदियाँ, दलदली और इसी के साथ दलदली ज़मीन, हौज और अन्नागार, मछलियों के तालाब, मधुमक्खियों के छत्ते और गहरी झीलें। तो जिसे ये भूमि मिलती है वह इससे कर वसूल कर सकता है, और वह न्यायाधिकारियों के द्वारा जुर्माने के तौर पर लगाए गए कर वसूल सकता है, और पान के पत्तों पर लगने वाले कर, बुने हुए कपड़ों पर लगने वाले कर, साथ ही साथ जो वाहनों पर लगने वाले कर वसूल सकता है। वह पकी ईंटों के बने ऊपरी माल पर बड़े कमरे बनवा सकता है, और इसी के साथ साथ वो बड़े छोटे कुएं खुदवा सकता है, पेड़ और कांटेदार झाड़ियाँ लगवा सकता है, ज़रूरी हो तो सिंचाई के लिए नहर भी बनवा सकता है, और उसे ये सुनिश्चित करना चाहिए कि पानी बर्बाद ना हो और तटबंधों का निर्माण हो। तो अब आप देख सकते हैं कि कितनी सारी चीज़ें यहाँ पर इनको दी जाती थी, जो कि इसमें यहाँ पर उल्लेख किया गया है। ये इसके साथ 12वीं शताब्दी की आगे अगर बात करें तो 12वीं शताब्दी में एक वृत्त संस्कृत काव्य की भी रचना की गई, जिसे कश्मीर पर शासन करने वाले राजाओं का इतिहास उसमें दर्ज है। इसे कल्हण नाम के एक रचनाकार के द्वारा लिखा गया, और कल्हण ने अपने वृत्तांत लिखने के लिए शिलालेखों, दस्तावेजों, प्रत्यक्षदर्शियों के वर्णन और पहले के इतिहासों समेत अनेक तरह के स्रोतों का इस्तेमाल किया। प्रशस्तियों के लेखकों से भिन्न वह अक्सर शासक और उनकी नीतियों के बारे में आलोचनात्मक रूप रखता है। यानी कि अगर आप देखेंगे तो आपने देखा कि सब प्रशस्तियाँ लिखते थे, राजा की प्रशंसा में सब कुछ लिखते थे, लेकिन ये ऐसे थे, इन्होंने राजाओं की आलोचना भी की है। यहाँ पर इन्होंने उनकी आलोचनात्मक रूप इनका हमें दिखाई देता है। इसलिए 12वीं सदी के लिए ये एक असाधारण ग्रंथ है हमारा, जो कि कल्हण के द्वारा लिखा गया, जिसका नाम है रासतरंगिणी। अब देखते हैं धन के लिए युद्ध। तो धन के लिए युद्ध होता था। आपने गौर किया होगा कि इनमें प्रत्येक जो शासक हैं, यह राजवंश का आधार कोई विशेष क्षेत्र था, वे एक दूसरे पर नियंत्रण करने का भी प्रयास करते थे। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो एक विशेष रूप से वांछनीय क्षेत्र हुआ करता था गंगा घाटी में कन्नौज नगर, जो कि गुर्जर, प्रतिहार, राष्ट्रकूट, पाल वंशों के शासक सदियों से कन्नौज के ऊपर नियंत्रण को लेकर आपस में
झगड़ते रहे, लड़ते रहे। चूँकि इस लंबी चली लड़ाई में 3 पक्ष थे, इसलिए इतिहासकारों ने इसे प्राय इसकी चर्चा त्रिपक्षीय संघर्ष के रूप में की है। तो ये जो कन्नौज को लेकर इन तीनों पक्षों में लड़ाई होती थी, इसको त्रिपक्षीय संघर्ष के नाम से जाना जाता है, जो कि कई सौ सालों तक चला था। और ये गुर्जर, प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पालवंश, इसमें 3 वंशीय शामिल थे। जैसा कि हम देखेंगे आगे आगे पेजेस पे, शासकों ने बड़े मंदिरों का निर्माण भी करवाया, यानी कि इन्होंने बड़े मंदिरों का निर्माण करवा कर क्या किया था, इन्होंने अपनी सत्ता और संसाधनों का प्रदर्शन करने का प्रयास किया था। इसलिए जब वे एक दूसरे पर आक्रमण किया करते थे तो मंदिरों को भी अपना निशाना बनाते थे, जो कभी कभी बहुत अधिक संपन्न होते थे। यानी कि जो राजा थे भाई, वो अपनी शक्ति दिखाने के लिए क्या करते थे, बड़े बड़े मंदिर बनवाते थे और उनमें खूब पैसा लगता था। तो जब दूसरा राजा उस पर आक्रमण करता था तो वो पहले मंदिरों को ही लूटता था, क्योंकि वो बहुत संपन्न मंदिर हुआ करते थे इसलिए। अब देखेंगे आगे, अफगानिस्तान के गजनी के सुल्तान, जिसका नाम था महमूद, ऐसे शासकों में से सबसे प्रसिद्ध है। तो सुल्तान महमूद ये सबसे ज़्यादा फेमस है, जो कि कहाँ से था, अफगानिस्तान के गजनी से। उसने 997 से 1030 तक शासन किया और अपने शासन का अपने नियंत्रण का विस्तार इसने मध्य एशिया के भागों, ईरान और उपमहाद्वीप के पश्चिमी हिस्से तक किया। वह लगभग हर साल उपमहाद्वीप पर हमला करता था, यानी कि ये हर साल लगभग भारत पर हमला करता था। और उसका निशाना हुआ करते थे संपन्न मंदिर, जिनमें गुजरात का सोमनाथ का मंदिर भी शामिल था। महमूद जो धन उठा ले गया था, उसका बहुत बड़ा हिस्सा गजनी में एक वैभवशाली राजधानी के निर्माण में खर्च हुआ था। यानी कि जितना वो पैसा यहाँ से लेके गया था, जितना चीज़ें वो यहाँ से उठा के लेके गया था, धन इकट्ठा करके लेके गया था, बहुत बड़ा हिस्सा वो देखेंगे आपकी गजनी में एक वैभवशाली राजधानी के निर्माण में खर्च हुआ था। सुल्तान महमूद अपने पिता द्वारा जीते गए जो लोग थे, लोगों के बारे में भी कई बातें जानना चाहता था और उसने अलबरूनी नामक एक विद्वान को इस उपमहाद्वीप का लेखा जोखा लिखने का काम सौंपा। अरबी में लिखी गई उसकी कीर्ति किताब अल हिंद आज भी इतिहासकारों के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत है। अलबरूनी ने इसे तैयार करने के लिए संस्कृत के विद्वानों से परामर्श किया था। तो अलबरूनी ने ये पुस्तक जब लिखी थी किताबुल हिंद, इसके लिए इसने क्या किया था, इतिहासकारों से, संस्कृत के जो महान विद्वान थे उनसे भी परामर्श लिया था। युद्ध करने वाले दूसरे राजाओं में हुआ करते थे चाहमान। तो चाहमान भी थे, जो बाद में चौहान के रूप में जाने गए। तो जो उस टाइम पर चाहमान कहलाते थे, आज हम उन्हें किस नाम से जानते हैं, तो हम उन्हें जानते हैं चौहान के नाम से। वे दिल्ली और अजमेर के आसपास के क्षेत्र पर शासन करते थे। तो इनका जो शासन क्षेत्र था वो दिल्ली और अजमेर, जो कि राजस्थान में पड़ता है, इसके आसपास का क्षेत्र हुआ करता था। उन्होंने पश्चिम और पूर्व की ओर अपने नियंत्रण विस्तार करना चाहा, जहां उन्हें गुजरात के चालुक्यों और पश्चिम उत्तर प्रदेश के गढ़वालों से टक्कर लेनी पड़ी थी। चाहमानों का सबसे प्रसिद्ध शासक था पृथ्वीराज तृतीय, जो कि 1168 से 1192 तक टाइम पीरियड होता है इसका, जिसने सुल्तान महमूद गोरी नामक अफगान शासक को 1191 में हराया, लेकिन उसके दूसरे ही साल 1192 में उसके हाथों हार गया। यानी कि पृथ्वीराज जो तृतीय हुआ करता था, जिसे पृथ्वीराज चौहान भी कहते हैं, तो इसने क्या किया था, इसने हरा दिया था महमूद गोरी को 1191 में। लेकिन 1192 में ये खुद जो महमूद गोरी है उससे हार जाता है, मोहम्मद गोरी से। देखिए, चोल राज्य नज़दीक से एक नज़र अब अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ये दिखाई दे रही हैं सीमाएं, ठीक है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं उरेयूर से तंजावुर तक। तो उरेयूर से तंजावुर तक हम देखेंगे तो यहाँ पर जो चोल वंश है वो सत्ता में किस तरह से आया। तो कावेरी डेल्टा में मुठियार नामक एक प्रसिद्ध छोटे से मुखिया परिवार की सत्ता थी। तो कावेरी डेल्टा, जहाँ पर कावेरी रिवर पड़ती है, वहाँ पर एक था मुठियार। तो ये जो मुठियार है नाम का एक प्रसिद्ध छोटे से मुखिया परिवार की सत्ता हुआ करती थी। वे कांचीपुरम के पल्लव राजाओं के मातहत थे। किसके मातहत हुआ करते थे ये? कांचीपुरम के जो पल्लव राजा थे उनके मातहत थे। उरयार के चोल वंशीय प्राचीन मुखिया परिवार के विजयालय ने 9वीं सदी के मध्य में मुटिरियारों को हराकर इस डेल्टा पर कब्जा जमाया। उसने वहां तंजावुर शहर और निशुंभ सूदनी देवी का मंदिर भी बनवाया। विजयालय के उत्तराधिकारियों ने पड़ोसी इलाकों को जीता और उसका राज्य अपने क्षेत्रफल तथा शक्ति दोनों रूपों में बढ़ता गया। उसका दक्षिण तथा उत्तर के पांड्यन
और पल्लव के इलाके इस राज्य का ही हिस्सा बना लिए गए। राजराज प्रथम, जो कि सबसे शक्तिशाली चोल शासक माना जाता है, तो चोलों में सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध जो शासक है वो था राजराज प्रथम। इसने 985 यानी कि 985 में राजा बना ये, और उसी में से इनमें से ज़्यादातर क्षेत्रों पर अपने नियंत्रण का विस्तार किया। तो उसी ने क्या किया था, इनमें से ज़्यादातर क्षेत्रों पर अपना नियंत्रण का विस्तार किया, और उसने साम्राज्य के प्रशासन को भी पुनर्गठन किया। तो इसने साम्राज्य के प्रशासन का भी पुनर्गठन किया। और राजराज का जो पुत्र था राजेंद्र प्रथम, तो राजराज का पुत्र राजेंद्र प्रथम हुआ करता था, ने उसकी नीतियों को जारी रखा, यानी कि राजराज प्रथम ने की जो नीतियाँ हुआ करती थी उसी के बेटे राजेंद्र प्रथम ने उनको जारी रखा। और उसने गंगा घाटी और श्रीलंका तथा दक्षिण पूर्व एशिया के देशों पर भी हमला किया। इन अभियानों के लिए उसने एक जल सेना बनाई। तो जल सेना बनाई, किसने बनाई जल सेना, तो जल सेना बनाने वाला था ये राजेंद्र प्रथम। अब देखते हैं भव्य मंदिर और कांस्य मूर्तिकला। राजराज और राजेंद्र प्रथम द्वारा बनवाए गए तंजावुर और गंगईकोंड चोलपुरम के बड़े मंदिर स्थापत्य और मूर्तिकला की दृष्टि से एक चमत्कार जैसे हैं। तो चोल मंदिर अक्सर अपने आसपास विकसित होने वाली बस्तियों के केंद्र बन गए। तो चोल मंदिर जो भी उनके आसपास बस्तियां विकसित हुई उनके वो केंद्र बन गए। ये शिल्प उत्पादन के केंद्र थे। ये मंदिर शासकों और अन्य लोगों द्वारा दी गई भूमि से ही संपन्न हो गए थे, और इस भूमि की उपज उन सारे विशेषज्ञों का निर्वाह करने में खर्च होती थी जो मंदिर के आसपास रहते थे और उनके लिए काम करते थे। पुरोहित हुआ करते थे, मालाकार, बावर्ची और ये मेहतर हुआ करते थे। देखिए यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये मंदिर दिखाया गया है। ये जो मंदिर आपको दिखाया गया है ये गंगईकोंड चोलपुरम का मंदिर है, जिसकी छत अगर देखेंगे तो इसकी जो छत है वो जिस तरह से ये क्रम से पतली हो गई है, उसी तरह बाहरी दीवारों को अगर आप देखेंगे तो बाहरी दीवारों को सजाने के लिए बड़े पत्थर की जो प्रतिमाएं हैं वो अलंकृत की गई हैं, और ये देखिए कितने सुंदर है। तो ये ऊपर से नीचे से ऊपर की ओर पतला होता जा रहा है। ये गंगईकोंड चोलपुरम का मंदिर यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। तो इनमें संगीतकार, नर्तक इत्यादि भी होते थे। और दूसरे शब्दों में मंदिर जो थे वो सिर्फ पूजा आराधना के स्थान नहीं थे, बल्कि वो क्या हुआ करते थे, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के केंद्र भी थे। मंदिर के साथ जुड़े हुए शिल्पों में सबसे विशिष्ट था कांस्य प्रतिमाएं बनाने का काम। चोल कांस्य प्रतिमाएं संसार की सबसे उत्कृष्ट प्रतिमाओं में गिनी जाती हैं। ज़्यादातर जो प्रतिमाएं तो देवी देवताओं की ही होती थी, लेकिन कुछ प्रतिमाएं भक्तों की भी बनाई गई थी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एक आपको यहाँ पर कांस्य प्रतिमा दिखाई गई है, कितनी बखूबी से इसको यहाँ पर बनाया गया है। एक एक चीज़ यहाँ पर आप इसमें देख सकते हैं कि ईयरिंग वगैरह, हाथ, नाक, कान सब कुछ यहाँ पर प्रेजेंट किया जाता था। कांस्य की इतनी बेहतरीन यहाँ पर प्रतिमाएं बनाई जाती थी। अब देखते हैं कृषि और सिंचाई के बारे में कि कृषि और सिंचाई यहाँ पर किस तरह से होती थी। तो चोलों की कई उपलब्धियाँ कृषि में हुए नए विकासों के माध्यम से भी संभव हुई। मानचित्र 2 को इसको यानी कि अगर हम गौर से देखेंगे तो कावेरी, अच्छा मानचित्र 2 तो ऊपर है हमारा। तो यहाँ पर कावेरी नदी बंगाल की खाड़ी में मिलने से पहले वो कई छोटी छोटी शाखाओं में बढ़ जाती है। तो कावेरी नदी जो है ये जब उसमें मिलती है बंगाल की खाड़ी में, उससे पहले ये क्या होता है, ये कई सारी छोटी छोटी शाखाओं में बढ़ जाती है। और ये शाखाएं जो होती हैं बार बार पानी उलीचती हैं, जिससे किनारों पर जो मिट्टी है, उपजाऊ मिट्टी, वो जमा होती रहती है। और शाखाओं का पानी कृषि, विशेषतः चावल की खेती के लिए आवश्यक आर्द्रता भी मुहैया कराता है, क्योंकि चावल की खेती के लिए आपको बताइए ज़्यादा पानी चाहिए। हालांकि अगर तमिलनाडु की बात करें तो तमिलनाडु के दूसरे हिस्सों में कृषि जो है वो पहले ही विकसित हो चुकी थी, पर 5वीं या 6ठी सदी में आकर ही इस इलाके में बड़े पैमाने पर खेती शुरू हो पाई। कुछ इलाकों में जंगलों को साफ किया जाना था और कुछ इलाके दूसरे इलाकों में ज़मीन को समतल किया जाना था, यानी कुछ इलाकों में क्या किया जाना था, ज़मीन को समतल किया जाना था। डेल्टा क्षेत्र में बाढ़ को रोकने के लिए तटबंध बनाए जाने थे, और पानी को खेतों तक ले जाने के लिए नहरों का निर्माण भी होना था। और कई क्षेत्रों में एक साल में 2 फसलें भी उगाई जाती थी। तो ये जो एक चोल प्रतिमा हमने अभी देखी, तो कितने अच्छे तरीके से यहाँ पर इसको अलंकृत किया गया है, ये हम देख चुके हैं। अब अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो ये देखिए ये है सिंचाई के लिए उपक्रम बनाए गए हैं यहाँ पर। तो ये जो चित्र दिखाया गया है ये 9वीं सदी का है, और 9वीं शताब्दी में
तमिलनाडु का एक जलद्वार है। हौज से नदी की शाखाओं में पानी के प्रवाह को इसके ज़रिए नियंत्रित किया जाता था और इस पानी से खेत सींचे जाते थे। जलद्वार जो है ये पारंपरिक रूप से एक लकड़ी की धातु बांधा हुआ है, यानी कि एक लकड़ी या फिर धातु बांधा है जो कि आमतौर पर पानी के स्तर को नियंत्रित और नदियों और नहरों में जो दर प्रवाह है उसको संचालित करता था। इससे पता चलता था कि नदी में कितना पानी है और उसका प्रवाह कैसा है, तो इनको बांधा जाता था। तो कई जगहों पर फसलों की कृत्रिम जो सिंचाई है वो कृत्रिम रूप से करना ज़रूरी था। सिंचाई के लिए कई पद्धतियाँ अपनाई जाती थी। कुछ इलाकों में कुएँ खोदे गए, कुछ अन्य जगहों में बारिश के पानी को इकट्ठा करने के लिए विशाल सरोवर बनाए गए। स्मरण रहे, यानी कि याद रहे कि सिंचाई के काम जो हैं काम में योजना की ज़रूरत होती है। जो सिंचाई का काम होता था उसमें किसकी ज़रूरत है भाई? योजना की ज़रूरत होती थी। तो ज़रूरत होती थी जैसे कि इसमें श्रम चाहिए, श्रम और संसाधनों को व्यवस्थित करना, इन कामों की देख रेख करना और इसी के साथ यहाँ पर यह तय करना कि पानी का बंटवारा किस तरह से किया जाए। ज़्यादातर नए शासकों साथ ही साथ गाँव में रहने वाले लोगों ने इन गतिविधियों में सक्रिय रूप से अपनी दिलचस्पी दिखाई थी। अब देखेंगे हम साम्राज्य का प्रशासन किस तरह से चलता था। तो प्रशासन किस प्रकार संगठित था। किसानों की बस्तियां जो उर कहलाती थी, तो किसानों की बस्तियां क्या कहलाती थी? उर कहलाती थी। सिंचित नदी के साथ बहुत समृद्ध हो गई थी, यानी कि जब सिंचित नदी होगी तो उसके साथ ये भी समृद्ध हो गई थी। तो इस तरह के जो गांवों के समूह को कहा जाता था नाडु, नाडु कहा जाता था। और ग्राम परिषद और नाडु न्याय करने और कर वसूलने जैसे प्रशासकीय कार्य किया करते थे। वेलाल, वेलाल कौन होते थे? तो ये जाति, वेलाल जाति जो थी, वेलाल जाति के धनी किसानों को केंद्रीय चोल सरकार की देखरेख में नाडु के कामकाज में अच्छा खासा नियंत्रण हासिल था। उनमें से कई धनी भूस्वामियों को चोल राजाओं ने समान रूप में मुवेंद वेलन, यानी मुवेंद वेलन होता था 3 राजाओं को अपनी सेवाएं प्रदान करने वाला वेलन या किसान। वेलन का मतलब है यहाँ पर किसान। वो किसान जो 3 राजाओं को अपनी सेवाएं दिया करता था उसे मुवेंद वेलम कहा जाता था। अरियार, अरियार होता था, इसका मतलब प्रधान जैसे उपाधियां दी जाती थी और उन्हें केंद्र में महत्वपूर्ण राज्य पद भी सौंपे जाते थे। तो ये हमने बात की यहाँ पर इसके प्रशासनिक इकाइयों के बारे में। अब देखेंगे भूमि के प्रकार, किस किस तरह की भूमि थी। तो चोल अभिलेखों में भूमि की विभिन्न कोटियों का उल्लेख मिलता है। पहली है वेलन वगाई। वेलन वगाई क्या हुआ करती थी? तो जो वेलन वगाई भूमि थी ये गैर ब्राह्मण किसान स्वामी की भूमि हुआ करती थी, यानी कि जो ब्राह्मण नहीं होते थे उन किसान स्वामी की भूमि को कहा जाता था वेलन वगाई। ब्रह्मदेव, ब्रह्मदेव क्या हुआ करता था? ये ब्राह्मणों को उपहार में दी गई जो भूमि होती थी उसे ब्रह्मदेव कहा जाता था। शाला भोग की अगर बात करें तो किसी विद्यालय के रखरखाव के लिए जो भूमि दी जाती थी उसे शाला भोग कहा जाता था। देवान या फिर तिरुमटुक्कनी, तो देवान और तिरुमटुक्कनी क्या था? ये मंदिर को उपहार में दी गई भूमि होती थी, उसे देवान या तिरुमुटक्कनी कहा जाता था। इसी के साथ जो पल्ली चंदनम है, पल्ली चंदनम जो है ये जैन संस्थानों को दान में दी गई भूमि हुआ करती थी जिसे पल्ली चंदनम कहा जाता था। अभी यहाँ पर हमने देखा कि जो ब्राह्मण थे उनको समय समय पर भूमि अनुदान या फिर ब्रह्मदेव, तो भूमि अनुदान भी मिलता था और इसी के साथ साथ उन्हें ब्रह्मदेव प्राप्त हुआ। परिणाम स्वरूप कावेरी घाटी और दक्षिण भारत के दूसरे हिस्सों में ढेरों ब्राह्मण बस्तियां अस्तित्व में आई। प्रत्येक ब्रह्मदेव यानी कि जो ब्राह्मण को दी जाती थी भूमि, तो प्रत्येक ब्रह्मदेव की देखरेख प्रमुख ब्राह्मण भूस्वामियों के एक सभा के द्वारा की जाती थी। ये सभाएं बहुत कुशलता पूर्वक काम करती थी। इनके निर्णय शिलालेखों में प्राय मंदिरों की पत्थर की दीवारों पर ब्यौरेवार दर्ज कराए जाते थे, यानी कि जो भी ये निर्णय लेते थे उनको मंदिर की दीवारों पर लिखवाया जाता था। नगरम के लिए नगरम नाम से जो ज्ञात व्यापारियों के संघ भी अक्सर शहरों में प्रशासनिक कार्य को संपादित किया करते थे। तो नगरम नाम से यहाँ पर ये क्या है? व्यापारियों के संघ है जो कि शहरों में प्रशासनिक कार्य को संपादित किया करते थे। तमिलनाडु के चिंगलपुट जिले के उत्तर मेरूर से प्राप्त अभिलेखों में इस बात का सविस्तार वर्णन है कि ब्राह्मणों की सभा का संगठन किस प्रकार होता था। सिंचाई के कामकाज बाग बगीचों
मंदिरों इत्यादि की देखरेख के लिए सभी में विभिन्न प्रकार की समितियां होती थी और इनमें सदस्यता के लिए जो लोग योग्य होते थे उनमें उनके नाम ताल पत्र में के एक छोटे टिकटों पर लिखे जाते थे और जो मिट्टी के एक बर्तन में रख दिए जाते थे। फिर किसी एक छोटे लड़के को हर समिति के लिए एक के बाद एक टिकट निकालने के लिए कहा जाता था। तो इस तरह से फिर क्या करते थे, वो उनका चुनाव करते थे। अब ये अभिलेख और लिखित सामग्री यहाँ पर दिखाई गई है। तो यहाँ पर अगर बात की जाए उत्तर मेरूर अभिलेख के अनुसार जो सभा की सदस्यता थी उसके लिए क्या क्या जरूरी था। तो सभा की सदस्यता के लिए इच्छुक व्यक्ति, जो इच्छुक लोग हैं, उनको ऐसी भूमि का स्वामी होना चाहिए जो जहाँ से जो भू राजस्व है वो वसूला जा सके। यानी कि एक कंडीशन तो ये हुआ करती थी कि उनके पास ऐसी भूमि होनी चाहिए जहाँ से कर भू राजस्व को वसूला जा सके। उनके पास अपना घर होना चाहिए। उनकी उम्र भी यहाँ पर 35 से 70 साल के बीच होनी चाहिए और उन्हें वेदों का ज्ञान होना चाहिए। उन्हें प्रशासनिक मामलों की अच्छी जानकारी होनी चाहिए और साथ ही साथ वो ईमानदार भी होना चाहिए। और यदि कोई पिछले 3 सालों से किसी समिति का सदस्य अगर रहा है तो वह किसी और समिति का सदस्य नहीं बन सकता। ऐसा भी इसमें कहा गया था कि अगर पिछले 3 साल से वो किसी समिति का सदस्य है तो वो इसका सदस्य भी नहीं बन सकता। जिसने अपने या अपने संबंधियों के खाते जमा नहीं कराए हैं वो चुनाव नहीं लड़ सकता था। तो अभिलेखों में राजा और शक्ति संपन्न पुरुषों के बारे में तो जानकारी मिलती है, लेकिन यह जानना मुश्किल है कि साधारण मर्दों और औरतों का यहाँ पर जीवन कैसा इन राज्यों में होता होगा। और 12वीं शताब्दी की बात करें तो 12वीं शताब्दी की तमिल कीर्ति पेरिया पुराणम से एक उद्धरण यहाँ पर दिखाया गया है। तो पेरिया पूर्णम का से एक उद्धरण यहाँ पर है, देखते हैं ये क्या है। तो यहाँ पर देखिए, अडनूर की सरहदों पर फूस की पुरानी छाजनों वाली छोटी छोटी झोपड़ियों से अटा पड़ा पुलिया मतलब एक ऐसा समूह जिसे ब्राह्मण और वेलाल प्रतिष्ठित समाज के बाहर मानते थे, उसे कहते हैं पुलाया। लोगों का एक छोटा सा पुरवा था जिसमें ओछे किस्म के पेशों में लगे खेतीहर मजदूर रहते थे। चमड़े की पट्टियों से घिरे हुए झोपड़ियों के आहतों में छोटे मुर्गे मुर्गियाँ झुंडों में रहा करते थे और गहरे रंग के बच्चे जो काले लोहे के कंगन पहनते थे। क्या पहनते थे? काले लोहे के कंगन पहने हुए थे। छोटे पिल्लों को उठाए उछलते चल रहे थे। मारदू पेड़ों की छाया में एक मजदूरनी ने अपने बच्चों को चमड़े की एक चादर पर सुला दिया और आम के पेड़ भी थे वहाँ पर। क्या थे? आम के पेड़ भी थे जिनकी शाखाओं पर नगाड़े लटके हुए थे और नारियल के पेड़ों जो थे वो पेड़ों के नीचे ज़मीन में बनी हुई गड्ढों में छोटे सिरों वाली कुतिया पिल्लों को दूध पिलाने के लिए लेटी हुई थी। लाल कलगी वाले मुर्गों ने पौ फटने से पहले तगड़े पुलेयार, यानी पुले का बहुवचन है पुलाया का, उसको दिन के काम पर जाने की हाँक दी, लगाते हुए बाँक दी और धान कूटती लहरदार बालों वाली पुलाया स्त्रियों के गाने की आवाज़ रोज़ाना काजी वृक्षों की छाया में फैलती थी। तो यहाँ पर एक उद्धरण दिया गया था जो कि हम पढ़ चुके हैं। अब देख लेते हैं यहाँ पर तांग वंश के युग का चीन, यानी कि चीन जब वहाँ पर तांग वंश का शासन था उस टाइम पर चीन की क्या हालत थी। तो चीन में तांग राजवंश के तहत एक साम्राज्य स्थापित हुआ जो लगभग 300 वर्ष तक 7वीं से 10वीं सदी तक सत्ता में रहा। इसकी राजधानी शियान ये दुनिया के सबसे बड़े नगरों में से एक थी, जहाँ तुर्की, ईरानी, भारतीय, जापानी, कोरियाई आया जाया करते थे। तांग साम्राज्य परीक्षा के माध्यम से नियुक्त की गई नौकरशाही द्वारा प्रशासित होता था और इन परीक्षाओं में हर कोई इच्छुक व्यक्ति बैठ सकता था। अधिकारियों के चयन की यह व्यवस्था कुछ बदलावों के साथ 1911 तक यहाँ पर कायम रही थी। चलिए, तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।